एक आपने मुझे बताया था कि इसका ब्रेकआउट पॉइंट आया था जी। जब टूट गया था बच्चा हाँ, कि अब हार गया हूँ, मैं पढ़ाई नहीं कर सकता आगे। थोड़ा सा बायो को लेकर के थोड़ा डिसअपॉइंट महसूस हुआ इसको। अक्टूबर 2021 में एक दिन 2 बजे रात में तकरीबन रोता हुआ उतर आया कि थोड़ा सा मुझे बोझिल लग रहा है बायो। क्योंकि कई सारे पेरेंट्स होते हैं उनको नहीं पता कि अपने बच्चे का अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो क्या करना है, अगर तो वो डांटने डपटने में ज़्यादा चले जाते हैं कि क्यों पुअर हो रहा है, किस तरीके से तुम्हारा मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं, ये सब। उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? आई ऑलवेज सजेस्टेड हिम कि मार्क्स तुम्हारा जो भी आए, तुम्हें ये अंदर से उस टेस्ट को देते समय ये फील होना चाहिए कि इसके पहले आई हैव गिवन माय बेस्ट। अगर तुमने बेस्ट दिया है देन उस मार्क्स को ऑलमोस्ट फॉरगेट कर दो। इतना सा भी समझदार पेरेंट्स होगा ना जरा सा भी, तो वो नीट के कॉम्पिटिटिव लेवल को खूब अच्छे से समझेगा। सर 20 लाख से कम तो कभी बच्चे नहीं बैठे। प्री मोमेंटम लेना होता था तो ही नेवर रिलाइड कि नहीं मुझे नई बुक्स में, पुरानी किताबों से भी इसने पढ़ाई शुरू कर दी। तो कभी फाइनेंशियल चैलेंजेस नहीं आए, हालांकि फॉर्चुनेटली घर ऐसा है कि एक अलग कमरा इसको मिल गया पढ़ाई के, एंड वी कुड अफोर्ड ओनली 1 AC। उस समय हम उतना ही कर सकते थे तो उसके कमरे में एक लगवा दिया। ये तो आपने 3 इडियट वाली बात कह दी। सो हेलो नीट स्पॉट के वासियों, कैसे हो यार तुम लोग? भाई आज हमारे साथ स्टूडियो में जो मौजूद हैं उनकी कहानी काफ़ी डिफरेंट है। वो एक ऐसे पेरेंट हैं जिन्होंने कभी अपने बच्चे को फोर्स तो नहीं किया कि डॉक्टर बनना है, उनके बच्चे ने ही उनको बोला कि डॉक्टर बनना चाहता हूँ मैं। पर जब उन्हें पता लगा कि यार बाकी की दुनिया में अगर डॉक्टर बनना है तो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, प्लस पढ़ाई उस लेवल की हो नहीं रही है, तो उसके हिसाब से बच्चे को डॉक्टर कैसे बनाया जाए, पूरी स्ट्रैटेजी बनाई, बच्चे के साथ खुद मेहनत करी और टॉपर का पेरेंट बन के दिखाया उन्होंने। आप अपने बच्चे को टॉपर बनाना चाहते हैं, बट आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी उसके लिए, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। आपको ये जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पेरेंट को क्या क्या करना पड़ेगा, कितना आप उनकी लाइफ में जा सकते हैं, कितना नहीं जा सकते हैं, कितना आपको उनको गाइड करना है, कितनी गाइडेंस से उन्हें परे रखना है, कितना आपका बच्चा जो है वो पढ़ाई करेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कितना आपका बच्चा अगर रेस्ट थोड़ा बहुत लेता है तो अच्छा रहेगा। वो सारी बातें जो हैं वो आज इस पॉडकास्ट में हम लोग जानेंगे, और जानेंगे कि टॉपर के पेरेंट्स का माइंडसेट होता कैसा है और किस तरह से आप लोग अपने बच्चों को डॉक्टर या कुछ भी यार दुनिया में डॉक्टर या कुछ भी यार दुनिया में आप लोग उन्हें बना सकते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं लास्ट ईयर के टॉपर सात्विक सोनम के फादर। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? ठीक है सर आप अपना नाम बताएं सबसे पहले तो। जी, मेरा नाम विनीत उपाध्याय है, मैं सात्विक का पिता हूँ। तो सर आपके बेटे ने कब सोचा कि डॉक्टर बनना है उसको? सर सबसे पहले तो मैं बहुत धन्यवाद दूं कि आपने मुझे ऑब्लाइज किया, यहाँ टाइम दिया, बुलाया। सर जहाँ तक बच्चे के सोचने की बात है तो मैं चूँकि मुझे पता है कि ये इस तरह के इंटरेक्शंस बेसिकली अपकमिंग जो टीम है जो compete करेगी उनके लिए होती है, तो ये प्रश्न बड़ा कॉमन है कि कब बच्चे ने सोचा। सो राइट फ्रॉम हिज बर्थ, आई थिंक जब उसका जन्म हुआ और जब वो क्लास 1st 2nd में था, मैं मार्कशीट भी लेके आया हूँ, तभी से उसने ये क्लास 2nd की मार्कशीट है, जो पीछे गोल वगैरह होते हैं बच्चे के, उस क्लास 2nd की मार्कशीट है और पीछे गोल है लिखा हुआ उसमें, टू बिकम अ डॉक्टर। यहाँ पर लिखा हुआ है, स्क्रीन पे आप लोगों को इसका फोटो जरूर दिख जाएगा। और वहाँ से चूँकि इस बच्चे का अपना जन्म बड़ा क्लिनिकल कॉम्प्लेक्सिटी में हुआ, तो जिस डॉक्टर साहब ने इसकी जन्म के लिए जो सर्जरी करी इसके मदर की, उनका नाम सोनम है। सो आई विड्रॉन माई सर नेम फ्रॉम द चाइल्ड सर नेम एंड वी आर उपाध्याय, बट हमने बच्चे के नाम में सात्विक सोनम लगाया। और ये थोड़ा मन में विचार आया कि एक डॉक्टर जैसे इसकी जान किसी ने बचाई है, वैसे बड़ा हो कि ये भी किसी की जान बचाए। ये बेस्ट सर्वेंट ऑफ द सोसाइटी हैं डॉक्टर्स जो हैं, ये बेस्ट नेक्स्ट टू गॉड मानते हैं इनको। तो वहीं से बच्चे को मोटिवेट किया और 6ठी 7वीं तक आते आते बच्चे के दिमाग में बिल्कुल वो
अर्जुन और चिड़िया की आंख की तरफ फिक्स ही हो गया सर कि मुझे यही करना है, मुझे डॉक्टर ही बनना है, नीट में ही जाना है, दूसरा कुछ नहीं करना। मैथमेटिक्स में भी इसका इंटरेस्ट रहा था। वेरी साउंड स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स, बट चूंकि करियर का गोल फिक्स हो गया था तो इसने ऑप्शनली फिर 11th में आके कि ज़्यादा फोकस्ड रहूँ, मैथमेटिक्स बर्डन ना बन जाए, इसने प्योर बायो वाले स्ट्रीम में ज्वाइन किया। और जो मैथमेटिकल टूल्स ऑफ फिजिक्स है उसके लिए चूंकि मैं खुद साइंस बैकग्राउंड का हूँ तो कुछ इसको अलग से पुशअप्स दिए थे मैंने। कुछ किताबें ली थी क्लास 10th में, मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स, जैसे उसमें आपका इंटीग्रल डिफरेंशियल कैलकुलस वगैरह की जरूरत पड़ती है फिजिक्स में, सबसे पहले वेक्टर्स वगैरह सारी चीजें। थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा, चूंकि इसको कुछ नहीं मालूम था ना 10th में बच्चे को, बहुत बड़ा ब्रीच है। ट्रिग्नोमेट्री और 11th की ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत जमीन आसमान है, बहुत ज़्यादा फर्क। तो वहाँ से थोड़ा बूस्ट अप किया, बाकी इसने खुद ही किया, ये सब खुद ही जी। तो सर एक चीज़ है कि बच्चे ने डिसाइड कर लिया बचपन से ही कि मुझे डॉक्टर बनना है, मैं उस तरफ जाऊंगा, मुझे नीट की तैयारी करनी है। तो जिस टाइम पे सात्विक ने तैयारी करी उस टाइम पे शायद लॉकडाउन वगैरह का भी चल रहा था। वो पूरा पीरियड ही एक तरह से कन्फाइंड प्रिपरेशन ही हुआ। कन्फाइंड प्रिपरेशन हुआ, ब्लैंकेट लॉकडाउन थे उस समय। मतलब कि सेकंड वेव की बात कर रहे हैं हम? जी हाँ, यहाँ सेकंड वेव 2021 की बात कर रहे हैं। वो बंद ही हो गया था, पूरा बंद ही हो गया था। बार बार नोटिस आ रहे थे। वो ही वाज एडमिटेड इन आकाश इंस्टीट्यूट, दिल्ली बेस्ड इंस्टीट्यूट था उस समय। नीट प्रेप के बारे में हम नहीं जानते थे, जानकारी नहीं थी, और प्राइम लाइन में आकाश ही था, तो वहाँ डाला हमने फिजिकल क्लास में। इनका एक एनडे करके एक पेपर होता है, ऑल इंडिया लेवल का, ऑल इंडिया लेवल का 100% स्कॉलरशिप में बच्चा क्वालिफाई भी कर गया। और जो पैसे थोड़े बहुत लगने थे वो भी उन्होंने फाइनेंस करा दिया वहाँ से, बजाज फाइनेंस से। तो ही वाज एडमिटेड एंड ऑल सेट टू गो फॉर फिजिकल क्लासेस, बट मैसेज आने शुरू हो गए कि बंद है बंद है बंद है। तो ऑलमोस्ट ये घर में ही प्रिपरेशन पूरे 4 साल जी, 3 साल पूरे घर में। एक आपने मुझे बताया था कि इसका ब्रेकआउट पॉइंट आया जी, जब टूट गया था बच्चा कि अब हार गया हूँ, मैं पढ़ाई नहीं कर सकता आगे। थोड़ा सा बायो को लेकर के थोड़ा डिसअपॉइंट महसूस हुआ इसको। अक्टूबर 2021 में एक दिन 2 बजे रात में तकरीबन रोता हुआ उतर आया कि थोड़ा सा मुझे बोझिल लग रहा है बायो। हालांकि टेस्ट में बहुत अच्छा कर रहा था, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकडाउन हुआ एंड आई वाज वेरी सरप्राइज्ड। मैंने पता भी किया अपने पेडिटिशियन से, तो उन्होंने बोला कि किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट से, क्योंकि वो थोड़ा सा स्पेसिफिक ब्रेकडाउन तो था, मतलब ऐसा नहीं था नॉर्मल कि मतलब थोड़ा सा हम भी डर गए उस समय। स्ट्रगल वर्ड जो आप कहते हैं, वो 10-12 दिन बच्चे के रिकवर होने में जो समय लगा, दैट वाज ओनली दैट फेज ऑफ स्ट्रगल फॉर अस। बाकी बच्चे ने कभी ऐसा महसूस ही नहीं होने दिया कि हमने कभी स्ट्रगल किया हो, क्योंकि फाइनेंशियली भी बड़ा संतोषजनक। तो मैंने बात किया, बट द इंस्टीट्यूट हैज़ नो साइकोलॉजिकल बैकअप, दे रिफ्यूज्ड। जो जहाँ कोचिंग कर रहा था सात्विक जी, हमारे पास ऐसा कोई बैकअप नहीं है कि हम बच्चे को दोबारा मॉरली न्यूट्रीट करें, न्यूट्रिशन दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो हमें वो लगभग 15-20 दिन का सेटअप हमें खुद ही झेलना पड़ा। ही हिमसेल्फ हिम्मत वाला लड़का था, इसने अपने आप रिकूप कर लिया और दोबारा आया। बट वो एक जर्क सा लगा, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में थोड़ा 435। देन वी वर फॉर्चुनेट इनफ कि बच्चे ने खुद ही एक्सप्लोर किया। मैंने मना कर दिया कि अब और कोई भी मतलब बड़ी जो कोचिंग है नाम वाले नहीं जाना, अब ऐसा सेटअप ढूंढो जो सेल्फ स्टडी करवाता हो। देन ही हिमसेल्फ एक्सप्लोर्ड थ्रू गूगल एंड ऑल दैट, और मुझे फिर इसके बारे में बताया उसने कि नीट प्रेप के बारे में, जैसा आप चाह रहे हो, जैसा मैं चाह रहा हूँ, इसमें वो चीज़ें हैं, मैं खुद तैयारी कर सकता हूँ। तो मैं फिर मिलने आया यहाँ। सही। सर से पूछा, सर ने बहुत ज़्यादा बूस्टअप किया कि 435 इतना कम मार्क्स भी नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। सो आप समझ रहे हैं, बट फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए इट्स अ गुड मार्क्स। तो वहाँ से तो ऑलमोस्ट कपिल सर ने ही टेक ओवर कर लिया। सही बात है। हमारी चिंता कम होती गई और उन्होंने जैसे मैनेज किया, क्योंकि डायरेक्टली तो ये इंस्टीट्यूट बेसिकली ऑनलाइन और वीडियो लेक्चर के माध्यम से ही मेंटरिंग करते हैं। लेकिन जो भी उनका, जब आपको महसूस होगी कि मेरे अलावा कोई और भी होता जो बच्चे को ये बात बताता, उस समय एक कस्टमाइज वीडियो इनका लॉन्च हो जाता है। बच्चा जिस तरह के प्रेशर में है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वैसा वीडियो, या एज अ पेरेंट आप सोचते हैं, मान लीजिए कोई मैच फिक्स है इंडिया पाकिस्तान का, एकदम क्लाइमेक्स है,
आपको डर लग रहा है कि तो सारा मैच फिक्स नहीं बोलेंगे सर उसके मैच होना है, मतलब फाइनल मैच है, तो आपको लगेगा कि यार मेरा बेटा तो ये सारा दिन मैच देखेगा, पढ़ेगा हाँ नहीं। जी। इन द वेरी मॉर्निंग ही वुड लॉन्च अ वीडियो कि आज जो बच्चा पढ़ रहा होगा ना वही पास होगा नीट में। अरे यार मैं क्या बताऊं भाई, तो मैं वो ग्रुप में हूँ एक्चुअल में। कई बार क्या होता है कि हम सर क्रिकेट देखते हैं, ठीक है, तो आज जो क्रिकेट देखेगा वो नीट में क्लियर नहीं करेगा। अब हम पे प्रेशर है, हम क्रिकेट नहीं देख रहे हैं। तो सर का ये सर का काफी हुआ है। जैसे पेरेंट्स सोचता है हाँ। उसी तरह से वो सोचते हैं, और हमारे बोलने में और सर के बोलने में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। अगर बच्चे ने 2 मिनट भी वो वीडियो देख लिया ना, तो वो फिर या तो सिर्फ इंडिया की बैटिंग देख के पढ़ने बैठ जाएगा, या सिर्फ जो अपना मन पसंदीदा खिलाड़ी है उसकी बैटिंग देख के फिर पढ़ने बैठ जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने शेड्यूल को लेके, वो अपने प्राइम गोल को लेके थोड़ा सा फोकस्ड हो जाता है कि सर कह रहे हैं यार तो फिर छोड़ो आज मैच के चक्कर में, जितना देखना उतना देख के फिर पढ़ने बैठ जाओ। तो ये है कि कहीं ना कहीं उन्होंने पेरेंट्स का रोल तो प्ले किया है, नो डाउट। नाइस। सर एक चीज़ मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा, जैसा कि आपने बताया था कि सात्विक को आप साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर गए। साइकोलॉजिस्ट के पास देखिए सर, दिक्कत क्या होती है कि आप ऐसी मानसिक स्थिति में अगर अपने बच्चे को ले जाएंगे, वो तो बिल्कुल वो टूट जाएगा, उसको लगेगा कि मुझे डॉक्टर से दिखाया जा रहा है, क्या बात है। तो मैंने इनडायरेक्टली मैं खुद कारा में हूँ, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, तो हमारे पास एम्पैनल्ड साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो पेरेंट्स को मोटिवेट करते हैं अडॉप्ट करने के लिए, बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि अडॉप्ट होने से आपका ये फ़ायदा है। हाँ। तो उसमें से एक मैम थी, उनका नाम याद नहीं है, उनको मैंने फ़ोन में बात किया। शी वॉज अ वेरी वेटरन साइकोलॉजिस्ट। उन्होंने कहा सर बिल्कुल चिंता मत करो, ये टेम्पररी जर्क्स आते हैं तैयारी के दौरान, और 15-20 दिन में अगर रिकवर हो गए तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं इसमें देखूंगी। और ठीक वही हुआ। उन्होंने एक सजेशन दिया कि आप सारे बंद कर दो पढ़ाई लिखाई और कहीं से घूम के आ जाओ। तो वी वेंट टू गोल्डन टेम्पल। 15-20 दिन का बिल्कुल ब्लैंकेट ब्रेक कर दिया, ख़त्म ही कर दिया। कोई उससे पूछते भी नहीं थे हम क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। धीरे धीरे उसने अपने आप बुक उठाई, टेस्ट देना है, ये करना है, वो करना है, एंड ही वॉज बैक टू वर्क। बार बार पूछ लेने से पेरेंट्स जो हैं, अगर बार बार पूछते हैं तो बच्चा भी इरिटेट हो जाता है, उसमें बच्चा फिर अच्छे से फोकस नहीं कर पाता। तो वो एक ब्रेक आने के बाद फिर रिचार्ज हुआ, और फिर उसने कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स देखते हैं कि बच्चे के मार्क्स कंसिस्टेंटली पुअर होते जा रहे हैं, कभी एक पीक परफॉर्मेंस पे था, पुअर होते जा रहे हैं, क्योंकि आपके साथ ऐसा हुआ है और बच्चे ने आके कॉल आउट किया है उस टाइम पे। कई सारे बच्चे नहीं करते कॉल आउट, उस टाइम पे पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? नहीं, ऑनेस्टली बताता था कि आज बहुत ज़्यादा डाउन हो गया, बट ये है कि अगर बहुत ज़्यादा डाउन है तो 2-3 बार पूछने से बताएगा, या चाहता है कि ना पूछे मार्क्स, क्योंकि मैं तो थोड़ा एसोसिएटेड रहता था। तो फिर अगर बहुत ज़्यादा डाउन दिखे तो उसको मैं कहता था कि देखो इतना ज़्यादा तो डाउन नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी तैयारी ऐसी नहीं है, तो इस टेस्ट पे मत रिलाई करो, और 2 दिन पढ़ के फिर एक और लो। अगर उसमें बूस्टअप हो जाते हो तो ठीक है, नहीं अगर इतना ही आता है देन रीएनालाइज, थोड़े टाइम पढ़ लो, टेस्ट को ब्रेक कर लो। मतलब कहीं भी ऐसे सर नौबत नहीं आई, और उस स्ट्रैटेजी से चले, और फिर ऐसे कभी डांटने डपटने की इतना क्यों कम आ गया ये सब नहीं, वो करना भी नहीं चाहिए सर। पर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए दूसरे पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे ने आपको बताया कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, या मुझे कुछ दिक्कत हो रही है, या बायोलॉजी पढ़ के मैं बहुत थक गया हूँ। कई बार बच्चों के साथ ऐसा ब्रेकआउट पॉइंट आता है, एक टाइम पे ऐसा होता है कि प्रिपरेशन 1-2 दिन की तो है नहीं, पूरी मैराथन की तरह पूरी जर्नी है कि 2 साल पढ़ाई करनी है, और अगर 2 साल के बाद नहीं हुआ तो फिर दोबारा से एक और अटेम्प्ट के लिए और पढ़ाई करनी है, सेम चीज़ें पढ़नी है, सेम चीज़ें पढ़ के बच्चा जो है वो थोड़ा पागल हो जाता है कि थोड़ा बहुत यार मेरे माइंड को रिलैक्स चाहिए। तो इस टाइम पे पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए, किस तरीके से उनको अपने बच्चों को हैंडल करना चाहिए? क्योंकि कई सारे पेरेंट्स होते हैं उनको नहीं पता कि अपने बच्चे का अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो क्या करना है, अगर तो वो डांटने डपटने में ज़्यादा चले जाते हैं कि क्यों पुअर हो रहा है, किस तरीके से तुम्हारा मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं, ये सब। उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? आई ऑलवेज सजेस्टेड हिम कि मार्क्स तुम्हारा जो भी आए, तुम्हें ये अंदर से उस टेस्ट को देते समय ये फील होना चाहिए कि इसके पहले आई हैव गिवन माय बेस्ट। अगर तुमने बेस्ट दिया है देन उस मार्क्स को ऑलमोस्ट फॉरगेट कर दो, और आप फिर दोबारा पढ़ाई करो। वीक एरियाज उसी में से मिलेंगे, और उनको देख करके थोड़ा टेस्ट का शेड्यूल ब्रेक कर दो। 10 दिन पढ़ लो, जो बहुत ज़्यादा जिन सब्जेक्ट्स की वजह से कम आए हैं मार्क्स, जिन चैप्टर्स की वजह से, एंड गो अहेड। कभी सर ऐसे कभी उसको बहुत कम आ गए, इवन
नीट वाले वीक में 15 दिन पहले एक बार 580 आ गए थे। उस बार हम बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हो जाएगा इसी टेस्ट सीरीज में से, इसका जो लेवल 2 था जो प्रोडिगी वाला, इसमें। बट वो टेस्ट सीरीज कुछ इस ढंग से बनाए हुए थे कि बहुत ज़्यादा निश्चिंत ना हो जाए बच्चा। कुछ टेस्ट सीरीज पसीना छुटाने वाले थे उसमें, कि जहाँ भी बच्चे को ये लगता था कि अब मेरी तैयारी कुछ लेवल पे आ गई, तो वो एक 5वें 6ठे के जाने के बाद थोड़ा सा वो हेवी रहता था कि बच्चा थोड़ा सा इसको सीरियसली लेता था कि नहीं यार एक बार और देख लो। मुझे लगता है कि बड़े प्लान तरीके से वो बनाया हुआ था। 4-5 में ठीक मार्क्स आ रहे हैं, 6ठे-7वें में जा करके वो एकदम से स्ट्रॉन्ग टेस्ट होता था। शर्मा सर ने बायोलॉजी प्रोडिजी बनाई है, ऐसी है। मुझे लगा कि बहुत सोच समझ के बनाई, बहुत सोच समझ के बनाई बहुत ज़्यादा आपको ना, जैसे एक और न्यू लाइट या समथिंग था सर, उसमें जब भी टेस्ट दिए 690 से कम कभी नहीं आए, जितने दे दो आप, वो इस ढंग से बने हुए। लेकिन इसका ऐसे कैजुअली नहीं बना हुआ। इसमें हर बार, हर 4थे-5वें के बाद आपको एक बार आभास जरूर दिलाएगा कि आपसे कुछ भी हैं, लेकिन आपसे बहुत सी बातें ऐसी पूछी जा सकती हैं कि आपके पसीने छूट जाएंगे। हाँ, तो वो बहुत प्लानिंग से बनाया हुआ। एक कहानी आपको फिर सुनाता हूँ, लास्ट ईयर की ही है। एक लड़का है शुभान सेन गुप्ता, उसके 720 में 720 आए, अभी एम्स दिल्ली में पाया जाता है लड़का। तो हुआ क्या कि टेस्ट जो फाइनल एग्ज़ाम है 4 मई के एग्ज़ाम से पहले उसने टेस्ट दिया, शर्मा सर का टेस्ट था, 700 से ऊपर किसी के नहीं आए। ये वो बच्चे जिनके नीट में 720 आए हैं, 700 से ऊपर किसी के नहीं आए। अब फिर वो बच्चे फिर दोबारा अपने ऊपर प्रिपेयर करके फिर दोबारा से तैयारी करके फिर दोबारा टेस्ट देने बैठते थे। तो मेनली मेजरली इनका यही है कि डेफिनेटली मुझे एज अ टीचर, मेरा लंबा टीचिंग का भी इतिहास रहा है, मैंने पढ़ाया भी है बच्चों को, तो मुझे लगा कि कुछ ऐसी स्ट्रेटजी रखी गई है कि बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए। सही बात। तो अभी जब 2 ड्रॉप लगे हो, एक पहले 12th के साथ अटेम्प्ट दिया, उसमें नहीं हुआ, फिर एक और अटेम्प्ट दिया, फिर उसमें नहीं हुआ, फिर एक और अटेम्प्ट दिया, अब वो एक MBBS कॉलेज में है। तो हर बार जब वो ड्रॉप लेता था तब आप लोगों का और उसका कॉन्वर्सेशन कैसा रहता था कि अब ड्रॉप लेना है, दोबारा से तैयारी करनी है, या किसी प्राइवेट की तरफ जाए, या किस तरफ जाएं कुछ, तो वो चीज़ें कैसी रहती थी, वो डायनेमिक्स कैसे रहते थे, प्लस कितना वो जिद किया उस चीज़ के लिए कि मुझे सिर्फ MBBS ही जाना है? देखिए, इतना सा भी समझदार पेरेंट्स होगा ना ज़रा सा भी, तो वो नीट के कॉम्पिटिटिव लेवल को खूब अच्छे से समझेगा सर। 20 लाख से कम तो कभी बच्चे नहीं बैठे। पिछले साल 24 थे, जब 21 में सात्विक ने दिया, तो इसका कंपटीशन लेवल और जेई का बहुत अलग, 11-12 लाख बच्चे बैठते हैं। तो पहले अटेम्प्ट में जब आए तो वो तो हमने इसको बिल्कुल ही बोला कि इसको 0th अटेम्प्ट मानो, इट इज़ नॉट योर फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट तुम्हारा सिंसियर शुरू होगा जब तुम दोगे। और उसमें चूंकि इतने हैंडसम मार्क्स थे, तो ऐसे इन चीज़ों को लेके रीस्टार्ट लेने में, मतलब 590 इतना क्लोज था सर कि अगर जरा 10 नंबर भी और आ जाते तो MBBS कॉलेज कोई मिल जाता, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता। बाकी सर प्राइवेट का तो कोई मतलब ही नहीं। जो काउंसलर से भी बात करी, मिस्टर जैन है सर, यहाँ से जुड़े हुए हैं, मिस्टर राकेश जैन, उन्हीं के पास गए थे हम एडमिशन स्ट्रेटजी, क्योंकि सर ज़रूरत होती है कि आपसे कुछ गलतियाँ हो जाती हैं कॉलेजेस चुनने में। काउंसलर जो हैं ये बहुत सर, मिस्टर राकेश जैन, नीट नेविगेटर के राकेश जैन सर को आओ सर को भी पॉडकास्ट में ज़रूरत है आपकी बच्चों को। नहीं सर, वो बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका कि उन्होंने मुझे डिफरेंट राउंड्स में पेशेंस कैसे रखना है इसके लिए बहुत बूस्टअप किया। एंड ऑलवेज कहते थे आई एम राइट देयर विथ यू एंड योर चाइल्ड। तो वहाँ से सर हमें प्लानिंग करने में मदद मिली कि भाई हम रुके उतनी देर तक कि एक हिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी भाषी कॉलेज मिल गया, घर के नज़दीक है। अभी कौन सा कॉलेज है? ललितपुर है सर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। गवर्नमेंट घर से कितना दूर है? बता दिया था कि सर मैं हाथ जोड़ता हूँ, जो आपकी काउंसलिंग फ़ी है उसमें 2-4 हज़ार और ले लो, लेकिन हम प्राइवेट कॉलेज नीट में हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा था कि हो जाएगा, कोई ऐसी कोई बात नहीं है, जो मार्क्स हैं जो रैंक है उस हिसाब से कंफर्टेबली मिल जाएगा। लेकिन 2-3 राउंड जब हमने सैक्रिफाइस किया तो हम तो डर ही रहे थे, क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट था। बट ही वाज मोर कॉन्फिडेंट इनफ विद हिज स्ट्रेटजी। ही इज अ वेरी साउंड जेंटलमैन सर, वो अपनी स्ट्रेटजी में ही इज फर्म। सही। जैन सर मतलब हैं कि उन्होंने लास्ट टाइम जब जितना भी 2024 का ये सब चल रहा था, जो कोई जादू मंत्र तो है नहीं सर, वो तो जो मार्क्स मिलेंगे उसी बेसिस पे आपको कॉलेज मिलेगा। लेकिन आपको कौन सा कॉलेज छोड़ना है, कब चुनना है, क्या नहीं भरना, क्या भरना, इवन उन्होंने एक दिन पहले भी बोला कॉल करके कि जो तूने भारी मन से डाल दिए ना कॉलेज, वो निकाल दे फटाफट।
उन्होंने खुद कॉल करके बोला कि सात्विक, जो तूने भारी मन से डाले हैं ना कि अब ये मेरा लास्ट राउंड है, हो ही जाए, क्योंकि बिहार में वैकेंसीज आ सकती हैं अभी, वी आर फ्रॉम बिहार, तो हम वहाँ प्रेफर भी कर रहे थे, हमारा डोमिसाइल स्टेट था। तो इतना ज़्यादा सिंसियर थे वो, इतना ज़्यादा जुड़े हुए थे बच्चों से कि और निकलवाए। हम उस समय मेदांता में किसी अपने रिलेटिव की सर्जरी में बैठे हुए थे, लैपटॉप लेके, तो बताया कि सर ये कॉलेजेस हैं जो मैंने भारी मन से चुन लिए हैं, मतलब। तो उन्होंने वो बोले वो ड्रॉप कर दे, तो हमने हटा दिए वो फिर। तो फिर फाइनली ललितपुर का फाइनली सर, एग्जैक्टली, नो डाउट कि दिल्ली नहीं मिल पाया, ये अलग बात है, लेकिन जो मिला वो उससे वो सेटिस्फाइड। बेस्ट है, वो बेस्ट है। ललितपुर ज़्यादा दूर है भी नहीं, नेक्स्ट टू दिल्ली है सर, नेक्स्ट टू कभी भी दिल्ली। शताब्दी में उसमें बैठता है हाँ। वंदे भारत में, और रात को 11 बजे रात को 11 बजे दिल्ली आ जाता है। ये भी एक अच्छी चीज़ है सर। प्लस क्या मतलब कि अगर आपको अच्छा कॉलेज मिल जाए, अच्छी पढ़ाई मिल जाए, घर से थोड़ा दूर, क्या दिक्कत है? हाँ सर, वो तो ठीक है, वो तो बात है ही। क्या दिक्कत अगर है होता तो चला ही जाता, एम्स मदुरई हाँ। में मिल रहा था, लेकिन सर का बड़ा इसमें योगदान रहेगा कि उन्होंने रणनीति बनाने में और कॉलेजेस क्विट करने में हमारा साथ दिया, मेंटली, मोरली, हर जगह। सही सही सही। ये चीज़ मेरे को भी नहीं बताती एक्चुअल में कि नीट नेविगेटर के जो हमारे जैन सर हैं वो मतलब खतरनाक लेवल से, यहाँ कपिल सर तुम्हारा नीट से पहले साथ देंगे, वहाँ जैन सर नीट के बाद पूरा पकड़ के रखेंगे कि तुम्हें कॉलेज मिला दिला के रहेंगे। सही बात, सही बात, सही बात। तो सर एक बात बताइए, जब सात्विक ने 3 अटेम्प्ट दे दिए, ठीक है, तीसरे अटेम्प्ट में कॉलेज मिल गया, घर का माहौल तब कैसा हो गया था कि अब जो है फुल ऑन पार्टी वार्टी क्या कुछ? हाँ सर, बहुत लाइट हो गया माहौल, और हम इतने ही खुश थे जितना दिल्ली मिलने पे होते। सही बात तो है। सब बहुत अच्छा रहा सर, नो डाउट। उसके बाद से वेरी हैप्पी। बट मैं ये चीज़ तो ज़रूर कहूँगा सर, मैं अपने लिए भी, और जो बच्चे टॉपर्स ग्रुप में आए भी हैं, जिनको आप अलग से बुला रहे हो, ये जो सेशंस चल रहे हैं, ये अपकमिंग जनरेशन जो कंपटीशन में आ रही हैं उनके लिए। बच्चों, आपने जिन्होंने पास किया है ना, आप अपनी सक्सेस स्टोरी को जितनी जल्दी भूल जाओ उतना अच्छा आपके लिए रहेगा, क्योंकि आप एक संघर्ष के एक बिल्कुल दूसरे धरातल पे खड़े हो अब आप। और यहाँ पे आपका कंपटीशन उन्हीं बच्चों से है जो आपकी ही तरह टैलेंटेड हैं, स्मार्ट हैं, क्योंकि आपको अभी एमडी कोर्स भी करना है ना, वहाँ भी कंपटीशन है। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं चाह रहा था कि इस पॉडकास्ट में मेरे साथ सात्विक भी आए, क्योंकि वो एक हैंगओवर में तो अभी बच्चे हैं कि मैं टॉपर हूँ, मैं टॉपर हूँ, मैं टॉपर हूँ, उस माइंड से थोड़ा बाहर निकलना जरूरी है। होता क्या है ना सर कि ये आप जो कह रहे हैं वो बात भी सही है। प्लस थोड़े टाइम पहले एक लड़का आया था, अंशुमन नाम है उसका, तो उसने एक चीज़ और बताई, कह रहा सर टॉपर वाली जो फील होती है ना, ये काम तब आती है जब मेडिकल कॉलेजेस में एग्जाम्स होते हैं। तो सबको पता लग रहा है भाई हफ्ते भर बाद एग्जाम में कुछ नहीं पढ़े हैं। हाँ, कि अब अभी कुछ ही नहीं पढ़ा मतलब, और सब डब्बा गोल है। फिर उसके बाद कहता है कि सारे रूममेट्स अपनी अपनी नीट की कहानियाँ सुनाते हैं कि यार हम वो थे जिन्होंने इतने इतने घंटे बैठ के पढ़ाई करके, फिर मोटिवेशन आता है, फिर चलो पढ़ाई करते हैं, फिर किसी मतलब कि बैक वैक नहीं लगती है, फिर किसी के सारे एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं। तो एक 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 माइंडसेट वो भी रहता है बच्चों का कि यार हम वो थे, हम पढ़ाई करते थे इतनी ज़्यादा, तो अब ये भी भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यार 5000 है सर पटना में एक लड़का, मेरा इसका मामा जी का लड़का भी वो है, मेंटोर की भी तरह रहा, अनुकूल राज नाम है उसका। जहाँ कन्फ्यूजन होती थी वहाँ पूछता था, क्योंकि वो एक साल आगे आगे था। तो उसका एक बैचमेट है सर, AIR 4000-5000 में वहाँ पटना में एडमिशन लेके, उसका फर्स्ट टर्म में थोड़ा सा, अपने कॉलेज के टर्म में थोड़ा सा मतलब थोड़ा दिक्कत हो गई। तो वो जितनी जल्दी आदमी निकल जाए। हाँ, वो एक्चुअल में होता क्या है ना, अब तक मैं इतने नीट एस्पिरेंट्स के साथ, और मतलब जो बच्चे MBBS में आए हैं, इवन जो डॉक्टर्स भी अब कर चुके हैं, उनके साथ जब बैठ के बात करता हूँ तो सब पता लगता है कि फर्स्ट ईयर का जो हैंगओवर होता है ना कि इतनी मेहनत के बाद आप कॉलेज में घुसे हो, उसके बाद खुली छूट है, क्योंकि वहाँ आपको कोई नहीं बोलता कि आप पढ़ लो लिख लो कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अब वहाँ फ्री हो आप, तो फ्री होने के बाद फिर बच्चों को समझ में नहीं आता कि यार क्या क्या चीज़ों पे कंट्रोल रखना है, क्या क्या चीज़ों पे कंट्रोल नहीं रखना, तो बच्चा बह जाता है उस चीज़ में। सर अभी हमने सात्विक के बारे में बात करी, सात्विक की जो तैयारी हुई उसके बारे में बात करी, उसका ब्रेक डाउन पॉइंट आया उसके बारे में बात करी। अब मैं जानना चाहूँगा आपका और आपकी जो वाइफ हैं उनका, जो एक तरीके से घर में जब कोई बच्चा प्रिपेयर कर रहा होता है तो
तो प्रिपरेशन के साथ साथ पूरी फैमिली ही ऑलमोस्ट प्रिपरेशन मोड में चली जाती है कि टीवी नहीं देखना है या लाउड बात नहीं करना है। तो आप लोगों ने ऐसी क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस अपने ऊपर लगाई जो सात्विक को पता नहीं है, बट आपने अपने ऊपर लगा के रखी थी कि भाई अभी तक हम लोगों को ये चीज़ें करनी है ताकि वो बच्चा आराम से पढ़ता रहे? सर जब से ये कोविड का स्टार्ट हुआ सो मेरी जो सेवाएं थी सरकार में वो ऐसे ब्रांच से मैं जुड़ा रहा कि कोविड पीरियड में जो चंद लोग ऑफिस गए हैं उसमें मैं भी गया था। हाँ जी। तो सात्विक वाज कन्फाइंड टू होम। तो जहाँ तक इस मामले में अगर सेक्रीफाइस या रोल का मानना है तो हर मदर हैड प्लेड अ फार मोर बेटर रोल देन मी, क्योंकि 24 घंटे वही उनके साथ रहीं और किस तरह से मॉरल सपोर्ट करना है, क्या पढ़ाई कर रहा है, क्या देख रहा है, नहीं। जहाँ तक सेक्रीफाइस की बात है पेरेंट्स की ना सर, ये बच्चा ऐसा है कि इसको लेके कभी कोई फाइनेंशियल बर्डन इसने पढ़ने के भी, जैसे मान लीजिए कि कोई आकाश को छोड़ करके अगर नीट प्रेप में आया तो उसका तो 95% खर्चा वैसे ही कर्टेल हो गया। 5,000 या 6,000 रुपये लगे थे यहाँ। हाँ। और पुरानी किताबों से भी ये इसने कभी भी, बल्कि बिटिया थोड़ी सी है ऐसी चूजी कि मेरे को तो नई बुक चाहिए, लेकिन इसने चूंकि तैयारी इसको प्री मोमेंटम लेना होता था तो ही नेवर रिलाइड कि नहीं मुझे नई बुक्स में, पुरानी किताबों से भी इसने पढ़ाई शुरू कर दी। तो कभी फाइनेंशियल चैलेंजेस नहीं आए। हालांकि फॉर्चुनेटली घर ऐसा है कि एक अलग कमरा इसको मिल गया पढ़ाई के लिए, एंड वी कुड अफोर्ड ओनली 1 AC। उस समय हम उतना ही कर सकते थे तो उसके कमरे में एक लगवा दिया। ये तो आपने 3 इडियट वाली बात कह दी। जब एक ही जब एसी वो अफोर्ड नहीं कर पढ़ सकते रहा थे है तब हम। हम भी उस एसी में जाके आराम करते थे। ये देखा, एक ही एसी अफोर्ड कर सकते थे हम, तो वो हमने अपने रूम में नहीं, अभी फरहान भी के एक ही कमरे में है सर, लगाया। उसी कमरे में है। लेकिन अब चूंकि नहीं रहता तो हम सोचते अब तो सर आप चाहे अफोर्ड कर पाओ चाहे ना कर पाओ, दिल्ली की गर्मी अभी मार्च का महीना चल रहा है, 28 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है, 33 डिग्री 35 डिग्री ऐसे टेम्परेचर हो रहा है। पता नहीं अप्रैल मई में क्या होगा हमारा। तो नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर तो जितना अपनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी थी, इसकी डिमांड्स इस बच्चे के इतने थे। पुरानी किताबों के पढ़ने से वजह से ही बेचारे का एक 5 नंबर का वो जो चेकिंग क्वेश्चन था, ये तो बड़ी दिक्कत है भाई। जो NCERT है, तुम भले ही जितना मर्जी पैसा बचा लो, बट ट्राई करो कि उसमें थोड़ा करो अपने लिए कि नई NCERT लो। और अगर तुम नई NCERT नहीं ले सकते हो तो मैं तुम्हारी एक हेल्प इसमें ये कर सकता हूँ कि अपडेट्स आते हैं उसके। हाँ, अपडेट्स आते हैं, वो तुम्हारे को नीट प्रेप के जो ऐप है उसमें सारे के सारे नई NCERT जो है वो अपडेटेड वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगी। फिर भी अगर आप लोगों को फिजिकल कॉपी चाहिए हो तो उसके लिए क्या करना रहेगा वो मैं आगे आने वाली वीडियोस में आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों के लिए कुछ सोचा है मैंने। अगर आप लोगों को नई NCERT फिजिकल कॉपी चाहिए हो तो वो आप लोगों को मिल जाएंगी, बट उसके लिए आप लोगों को ये दिखाना पड़ेगा कि भैया हम करते हैं पढ़ाई ढंग से, तो तभी वो हो सकता है। सात्विक तो सर बहुत ज़्यादा वो था कहने में लड़का कि मतलब मुझे पढ़ना है, दृढ़ निश्चय वाला लड़का था। और फिर उसके बाद आपने कहा कि उसको एक डेंटल का कॉलेज भी मिल रहा था। हाँ, 590 में डेंटल मिल रहा था, यहीं रोहिणी वाला ESIC रोहिणी। ही डिडंट गो फॉर दैट। उस मामले में कभी मुझे लगा जैसे थोड़ा कैरियर सेफ हो जाएगा पार्ट ड्रॉप लेके, बट ही वाज फर्म टू टेक अ रीस्टार्ट। तो उसमें तो कोई मतलब ही नहीं था, बच्चा जो चाहता है वो चाहता है। बट सिक्योरिटी वगैरह का इशू नहीं था? नहीं, सिक्योरिटी का नहीं सर, उसको मेनली MBBS ही करना था, तो वो उसने ड्रॉप कर दिया, वहाँ नहीं लिया। सही। इट वाज हिज डिसीजन, उसमें कभी हमने इंटरफेयर नहीं किया। बाकी ही वेरी वेल नोज सर कि वो मतलब उसने कभी फाइनेंशियली, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे पास कभी रिसोर्स नहीं रहे इस टाइप के। अब तो गवर्नमेंट जॉब में है उस अगर बच्चा, तो वो बच्चा फोर प्लानिंग ऐसी करता है कि बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं है पेरेंट्स पे। वो अच्छी तरह जानता है कि कहाँ खर्च करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। इवन अपने सिस्टर को भी गाइड करता रहता है वो, तो इस मामले में कभी ऐसा नहीं होगा। बढ़िया। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा सर, सात्विक के बारे में, शायद ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा। मुझे ये बताइए कि लास्ट ईयर जो भी चीज़ें हुई हैं, कि लास्ट ईयर ऑलमोस्ट फाइनल अटेम्प्ट था सात्विक का, ठीक है, उसको तो हम बोल रहे थे, बट हमने अपने हिसाब से ये मतलब मान के चल रहे थे। बच्चे के दिमाग में ये देना हमें ठीक नहीं लग रहा था कि फाइनल है क्योंकि कहीं देखिए सर, ना होने के तो कई कारण है ना। उस दिन हाई फीवर भी आ गया तो बात खत्म है। हाँ वही 102-3 एक लड़का लखनऊ से दिल्ली आ रहा था, इसके बैच में नीट प्रेप का ही था कोई बच्चा,
हाई फीवर हो गया उसको, तो गड़बड़ हो गया अटेम्प्ट। तो उसमें बच्चा तो बिल्कुल इनोसेंट है, वायरल हो गया उसको। क्या तो करे? बाकी सब चीज़ों को छोड़ के इट वाज अ लास्ट अटेम्प्ट ही ऐसा उस हिसाब से प्रिपेयर करवाया। प्रिपेयर कर रहा था, लेकिन तो ठीक है। जब लास्ट अटेम्प्ट था और उसके बाद जो भी चीज़ें 2024 में हुई अराउंड द रिज़ल्ट, 4 जून को रिज़ल्ट आता है, उसके बाद फिर शाम तक में पता लगता है नहीं भैया 720 वाले तो 67 लोगों के 720 में से 720 हैं। उसके बाद रैंक का जो इन्फ्लेशन हो गया इतना ज़्यादा, उसके बाद मतलब सात्विक का जो मेंटल स्टेट था वो कैसा था, बस कैसे संभाला आपने उसको कि अब भाई कॉलेज मिल जाएगा? फेज रहा, वही टॉर्चरस फेज रहा। तो बताएं थोड़ा उस फेज़ के बारे में। उसने जब मुझे मार्क्स तो हम कैलकुलेट कर चुके थे, आपका भी रैंक प्रेडिक्टर उस समय मार्केट था, जो हमने मार्क्स डालो और रैंक देखो, तो 5,5200 ऐसे रैंक हमारा आ रहा था। वो पिछले साल के स्टैटिस्टिक्स पे बेस्ड था। तो हमने सोचा ज़्यादा से ज़्यादा 1000 वेरी हो जाएगा, 2000 वेरी हो जाएगा, 7000 तो हम एक्सपेक्ट करके चल ही रहे थे 665 मार्क्स पे। बट इट वाज 22,000 समथिंग। तो ही वाज इन हिज ननिहाल देयर इन मुजफ्फरपुर। तो उसने बोला आपने रिज़ल्ट देखा है नीट का? मैंने कहा नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि इस मार्क्स ये रैंक देख के मैं हंसूं या रोऊं, क्योंकि बहुत भोला लड़का है सर, बहुत इनोसेंट है। जब मैंने रैंक देखा तो आई वाज आल्सो सरप्राइज। मैं यहाँ भी आया एंड आई क्राइड विथ टीयर्स। ये मार्कशीट ये जो अभी लाया हूँ ना, वो सर को भी दिखाया मैंने, कपिल सर को, कि देखिए सर अब ये मिलेगा भी MBBS की नहीं। बट परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बदली, कुछ भगवान भी देखता है। और थैंक्स टू दैट जेंटलमैन, ही वॉज कंसोलिंग राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, राकेश जैन। सर कुछ भी नहीं होता है, यही रैंक भी आपके बच्चे की रह जाएगी, इवन देन ही वुड गेट अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, डोंट वरी। होता क्या है ना तो सर, 24,000 थोड़ा के सा करीब उन्होंने के वहाँ अगर उस ब्रेकडाउन में बड़ा सपोर्ट किया राकेश जैन। सही बात, सही बात, सही बात, क्योंकि उस तो टाइम पे 3 बार सर रैंक बने ना इसमें। हाँ पहली बार तो जो फाइनल सॉरी ये जो फाइनल आए थे वो, फिर 1566 बच्चों के जो हाँ एग्ज़ाम हुआ तब, उसके बाद जब फिर रीवैल्यूएशन हुआ हाँ, वो 5 नंबर का 5 नंबर का, तो उसके बाद फिर दोबारा से रैंक में बहुत ज़्यादा फिर उलट फिर नहीं हुआ, बट हाँ हुआ जो भी हुआ। फाइनल जो रैंकिंग थी सर 5 नंबर में हम तो एसएस नहीं कर पा रहे थे ना, और सर ने कुछ एसएस किया हुआ था मिस्टर राकेश जैन ने। लेकिन वो उन्होंने साफ बोला कि मैं एक टर्म बोलते थे, मतलब अंदाजे पे नहीं जाना चाहता, एस्टिमेशंस पे मैं आपको कोई प्रेडिक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि आपको एक अननेसेसरी एक होप बन जाएगी, और मैं वैसे नहीं। बट उनके पास एक डेटा था कि एक बच्चे की रैंक में कितना इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन आएगा फाइनल राउंड। तो सांस रोक के बेचारा इंतजार कर रहा था, क्योंकि इसको पता था कि इसके 5 नंबर तो गए, वो पुरानी बुक और नई बुक के चक्कर में। बट व्हेन ही वाज इन सेफ इन, ही सॉ हिज रैंक एंड सेड, और उसी वक्त लगभग 3 किलोमीटर दूर एक मंदिर है, मैं और सात्विक हम दोनों पैदल गए वहाँ, 3-3.5 किलोमीटर दूर एक मंदिर है, वहाँ हाथ पैर जोड़ के आए कि भाई चलिए आपने सेफ इन में रखा, बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ के लिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, अब थोड़ी सी बातें आपके बारे में थोड़ा करना चाहूँगा। आप एक किताब भी लेकर आए हैं आज साइकोलॉजी के बारे में। सर अभी पढ़ रहा हूँ फिलहाल, अभी आप पढ़ रहे हैं जी। बट आप एक किताब लेकर आए हैं, और प्लस आपके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताइए कि आप कौन से बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, और किस तरीके से आपका इंटरेस्ट आया इन सारी चीज़ों में, कि मतलब बच्चे को आपने डॉक्टर बना देना इज़ समथिंग, कि मतलब मेडिकल कॉलेज तक पहुंचा देना पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। विदाउट पेरेंट्स सपोर्ट आप कर नहीं सकते इस चीज़ को। तो आपने जो सपोर्ट दिखाया उसका मैं आधार जानना चाह रहा हूँ सर। मैं अपने बारे में, हाँ बिल्कुल, आप अपने बारे में बताइए थोड़ा सा। सर आई वॉज अ फादरलेस चाइल्ड सिंस माई क्लास सेकेंड, एंड वहाँ से एक मिशन स्कूल है सेंट मैरीज करके मुजफ्फरपुर में, मेरे गांव में। तो जब हमने डिसाइड किया कि अब चूँकि फादर की जॉब नहीं है तो वी वुड शिफ्ट टू विलेज, तो वहाँ के भी प्रिंसिपल को फादर ही कहते थे, इट वाज अ चर्च ऑल्सो। तो जब फादर को पता लगा कि ये गांव जा रहा है, मैं अपने स्कूल क्लास में, मैं भी मतलब नॉन एकेडमिक्स बैकग्राउंड का टॉपर ही था, तो उन्होंने बुलाया। और उस समय वो प्योर एंग्लो उसके बैकग्राउंड के थे, हिंदी नहीं जानते थे, एक ट्रांसलेटर रहता था।
तो उन्होंने पूछा कि इसको पूछिए कि अगर फीस माफ़ कर दें इसकी मिशन की तो क्या ये बच्चा दिल्ली में यहाँ मुजफ्फरपुर में कंटिन्यू करेगा। तो बताया उन्होंने, पूछा, देन आई सेड, मैंने मदर से बात करके फिर वी डिसाइडेड टू स्टे इन दैट स्कूल। तो वहाँ से सर मेरी बहुत ज़्यादा पॉवर्टी में जर्नी चली। उसके बाद मैंने एमएससी किया। एमएससी किस में सर? एमएससी फिजिक्स में किया, जिसमें आपने किया। अच्छा। कहाँ से? एमएससी फिजिक्स फ्रॉम लंगट सिंह कॉलेज में। लंगट सिंह कॉलेज। तो उसके बाद मैं टीचिंग से बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड रहा, क्योंकि इमीडिएटली अगर आपको इनकम स्टार्ट करनी है और आपकी पढ़ाई भी ना छूटे, इसके लिए इससे अच्छा कोई प्रोफेशन नहीं है कि आप अपने पढ़ाई को बोल दीजिए कि भाई मैं पढ़ाना चाहता हूँ। तो एट द टाइम व्हेन आई वाज इन क्लास 11 तो पेरेंट्स रिफ्यूज्ड कि ये तो खुद बच्चा है, ये हमारे बच्चे को कैसे पढ़ाएगा। तो जो मेरे मेंटोर थे वो कहते थे कि पहले 1-2 महीने करवा के देखिए, नहीं ठीक लगेगा तो वहाँ से एक लंबी जर्नी रही टीचिंग की। और पेरेंटलेस क्या होना, क्या होता है, दैट वो मेरे से ज़्यादा कोई फील नहीं कर सकता। तो व्हेन एवर आई बिकम अ पेरेंट, आई ओनली प्रेड बिफोर द गॉड कि अपने बच्चों के कैरियर फ्लोरिश होने तक मेरे को दोनों लोगों को सही सलामत रखें, ताकि एक सेफ फ्रेम में चले जाएं। तो वहाँ से मुझे जो ठीक लगा मैंने बच्चे को गाइड किया, जहाँ भी जैसे ठीक लगा, क्योंकि मेरे बैचेस में भी जो घर में मैं चलाता था उसमें भी सात्विक बैठता था पढ़ने के लिए। अच्छा जी। तो आप स्कूल लेवल पे तो आप अपना जॉब से आने के बाद, हाँ, एक चलता था ज्ञान सरिता एजुकेशन एम्पायर करके, एक छोटा सा सेटअप था कोचिंग का, तो उसमें स्कूल किड्स को पढ़ाता था। तो अब जाते के साथ बैठ गए तो अपने बच्चे के लिए अलग से टाइम तो दे नहीं पाते, तो उसी में ये भी बैठ जाता था और उन्हीं बच्चों के साथ पढ़ता था। तो आप गवर्नमेंट सर्विसेज में कैसे आए? गवर्नमेंट सर्विस आई क्लियर्ड स्टाफ सिलेक्शन एग्जामिनेशन 1996 एसएससी, और यहाँ मिनिस्ट्री में ज्वाइन किया, पहले जल संसाधन मंत्रालय, और अभी तो जो सेंट्रलाइज कैडर है डीओपीटी का वहीं पे हूँ। मुझे ये बताइए, आपने बताया एमएससी आपने फिजिक्स में किया, ठीक है, बीएससी भी आपने किया होगा, बीएससी एमएससी आपने किया। एक स्टूडेंट जिसके दिमाग में हमेशा ये चलता है कि यार फिज़िक्स मेरी लाइफ है, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में शायद रहा तो होगा ही, अगर आप एमएससी तक पहुँचे हैं उस चीज़ में, फ़िज़िक्स मेरी लाइफ है यार, फिज़िक्स में रिसर्च करनी है, फ़िज़िक्स में कहीं आगे जाके बढ़ना है, उसके बाद एसएससी जैसे एग्ज़ाम को क्लियर करना, क्योंकि फ़िज़िक्स की जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो तो आप बाकी तो कुछ नहीं पढ़ रहे होते हैं, चाहे साइकोलॉजी हो चाहे बाकी सारी कोई भी चीज़ें हों। तो कितना आपके लिए वो डिसीजन बनाना कि एक गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो उसके लिए तैयारी कैसे करना है, प्लस एक गवर्नमेंट जॉब लेने के बाद जब आप फिज़िक्स से थोड़ा थोड़ा दूर होते जाते हैं तब लाइफ में डायनामिक्स कैसे रहते हैं? सर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फिजिक्स चूज़ करने, साइंस स्ट्रीम चूज़ करने के पीछे भी पेरेंटल मेंटरिंग का ना होना कारण रहा। मुझे लगता है कि शायद मुझे कुछ दूसरा सब्जेक्ट अगर कोई गाइड करने वाले होते, बट फिजिक्स से बीएससी करने के बाद भी मैंने सिविल्स वगैरह के लिए अटेम्प्ट लेता रहा। अच्छा। तो उस दौरान मेरे एक सीनियर ने कहा कि अगर इस लाइन में आना चाहते हो तो और तुम्हारी जो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड है, सो यू बेटर लोअर ग्रेड जॉब फर्स्ट, इकोनॉमिकली थोड़ा स्टेबल हो जाओ तो वहाँ भी पढ़ाई कर सकते हो जहाँ नौकरी होगी। हाँ। तो उनकी एडवाइस, सम झा, मिस्टर झा वाज देयर, वो ड्रॉप लिया था उन्होंने कई बार यूपीएससी से, सो वो जानते थे कि सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम कितना अनप्रेडिक्टेबल है, बहुत ज़्यादा। तो उनका सजेशन, उन्होंने कहा कि सेफ इनमें आ जाओगे विनीत, नहीं तो मेरी तरह ऐसे ही परेशान रहोगे। तो उनके एडवाइस पे, उनके पास ही एक फॉर्म था एसएससी का, हाँ, कि ये ले जाके भर के पेपर दे दो। आई डिडंट नो कि ये क्या पेपर है, मैंने भरा, उसमें कर्मचारी चयन आयोग एक ही परीक्षा दी, आई क्वालिफाइड। तो ज्वाइन करने के बाद सर यहाँ पे आ गया मैं, तो वहाँ पे मेरे बैच में जो लोग आए उन्होंने, मतलब मुझे वो आइडियल नहीं लगा कि नौकरी से जी चुरा के या लंबी लंबी छुट्टियाँ लेके पढ़ाई करें और आगे कुछ करें। तो फिर नौकरी में ही लगे रह गए, वहीं डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम पास किया और अभी फिलहाल मतलब जॉब से बेईमानी। अब मेरा एक फ्रेंड है, नाम नहीं बताऊंगा, उसने मेडिकल वगैरह पे लेके लंबी लंबी छुट्टियां करके, है ना, और फिर निकल गया वो उसमें सिविल में, यूपी में कहीं पे। बट वो चीज़ें मुझे रास नहीं आई, मुझे जो काम ऑफिस में मिला मैंने ईमानदारी से किया। सो व्हेन यू वर्क फॉर 8 आवर्स, आप अगर एग्जॉस्टिवली काम करते हैं ईमानदारी से, तो फिर पढ़ाई के लिए उतनी एनर्जी जितनी मिल पाई उसमें नहीं क्लियर हो पाई आगे चीज़ें, और फिजिक्स में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाया, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड का होना बहुत ज़रूरी है सर, अगर आप टीचिंग में भी आना चाहते हैं, पर्टिकुलरली उस स्टेट से जहाँ बिलोंग करता था, क्योंकि उनको साइंस के ही टीचर्स चाहिए होते हैं।
तो साइंस चुनने के पीछे बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट बनना एम नहीं, वो एक व्यावसायिक मजबूरी रही कि साइंस स्ट्रीम में घुसा मैं। सही सही सही। जी। बहुत बढ़िया। मतलब साइंस एक तरीके से हमारे, मतलब एक अभी हम नया चैनल भी शुरू करने वाले हैं, उसमें हम करियर के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे बच्चों के लिए, मतलब 9th-10th के बच्चों के को गाइडेंस देने के लिए कि किस तरीके से उनको अगर करियर चुनना है तो कैसे करियर चुन सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस उनके पास हो सकते हैं अगर साइंस लेते, कॉमर्स लेते। तो वो चीज़ करेंगे अभी हम लोग। मेरा बस ये था कि कई बार ऐसा होता है ना कि 10 CGPA आ गया 10th में, चलो साइंस दिला देते हैं। हाँ, वो और बड़ा गलत निर्णय होता है। क्यों गलत निर्णय होता है, मैं आपसे एक चीज़ ये जानना चाहूँगा। मैं आपकी बात को समझ पा रहा हूँ, बट मैं जनता के लिए ये सवाल पूछना चाहूँगा कि आप इसको गलत निर्णय बोल रहे हैं, मैं भी जानता हूँ कहीं ना कहीं कि बहुत गलत निर्णय है, पर क्यों? एज ए टीचर मैं बोल रहा हूँ कि एक दो स्टूडेंट्स को मैं जज कर चुका हूँ, 10 तो नहीं बट काफ़ी क्लोज टू 10 CGPA आए, और उनके पेरेंट्स को ऐसे लगा जैसे कि मार्क्स तो आ गए मैथ्स में, बट वो एक्चुअल में मेरे मार्क्स थे, मैंने बच्चे के पीछे जो मेहनत किया उसमें वो बूस्ट अप कर गई लड़की थी, बट मैं चाहता उसका अगर मास कम्युनिकेशन वगैरह में जाती, राइटिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी थी, बट चूंकि एक थोड़ा सा उधर मेंटालिटी हमारे इधर साइंस को बहुत ऊंचा दर्जा देते हैं, वो पेरेंट्स भी बिहार के गलत है, नहीं नहीं सर इतना नंबर तो लेके आई ही है, उसको द्वारका में किसी कोचिंग में डाल दिया। धीरे धीरे मैं, चूंकि मुझे मामा बोलती थी और मैं घर की तरह उसको गाइड करता था, ठीक है, तो जितना मैं एसोसिएटेड रहा उतना कोई प्रोफेशनल कोचिंग उसके साथ एसोसिएटेड नहीं रहा, वो जितना पिछड़ती गई। बाकी साइंस में BSc किया, MSc किया, और कहीं प्रोफेशनली इतना अच्छा नहीं, जबकि मुझे ऐसा लगता था कि कुछ राइटिंग फील्ड में जाती तो शायद ज़्यादा अच्छा। मैं ऐसे बच्चों को एक चीज़ कहना चाहूँगा, मैं खुद ऐसा एक स्टूडेंट हूँ। खैर मेरे को किसी ने फोर्स नहीं किया था, मुझे तो फोर्स कर रहे थे कॉमर्स ले ले, क्योंकि मेरी दोनों जो सिस्टर्स थी वो कॉमर्स बैकग्राउंड से थी। मैंने लड़ झगड़ के साइंस ली थी। साइंस लेने के बाद फिर मैंने सारी तैयारी करी, मेरे पास भी कोई गाइडेंस थी नहीं। अगर गाइडेंस होती तो शायद IISc बेंगलोर से मैंने अपनी फ़िज़िक्स की पढ़ाई करी होती। बट ये है कि आज जब मैं यहाँ पॉडकास्ट वगैरह कर रहा हूँ, सारी चीज़ें कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को एक्सप्लोर किया। मैंने कुछ चंद लोगों से बातें करी, कुछ लोगों से इधर उधर कुछ किया। मेरे को लगता है अगर उस बच्ची का इंटरेस्ट अगर किसी चीज़ में है, अगर लिखने में है, तो एज अ साइंस राइटर भी काफ़ी सारी जॉब्स होती हैं। साइंस राइटिंग में काफ़ी सारी जॉब्स होती हैं। नॉन टेक्निकल राइटिंग जो साइंस की होती है, साइंस कम्युनिकेशन में, आर्टिकल वगैरह लिखने में, इन सारी चीज़ों में काफ़ी सारी जॉब्स होती हैं मेरे हिसाब से। अगर इस तरीके के बच्चे उन्हीं फील्ड्स में एक्सप्लोर करने की एक्सप्लोर करना चाहें तो एक्सप्लोर कर सकते हैं। दिमाग में ये है कि भाई बायो है तो डॉक्टर, और मैथ्स है तो इंजीनियर, वहाँ ये चीज़ जो ये बीच की चीज़ें कह रहे हैं ना ऑप्शन, उस समय इतना उनको पता नहीं था, समय था भी नहीं। प्लस आज के टाइम पे सर थोड़ा आसान हो गया हम लोगों के लिए करियर को थोड़ा सा शिफ्ट करना, क्योंकि कैमरा हमारे पास है। क्योंकि ये तो जिस कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है वो तो पता नहीं, वो तो शायद हम ना अफोर्ड कर पाएँ अपने उस पर, बट जो हमारे पास कैमराज हैं फ़ोन में, हम लोग एक बस वीडियो के लिए कैमरा उठाना है, वीडियो बनाना है। अगर आप दिल से चाहते हैं कि हम भाई कुछ चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, तो हो सकता है कि आप काफ़ी चीज़ें जो है वो एक्सप्लोर कर पाएँ। मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये है। अच्छा सर एक चीज़ बताइए, आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, और मैं ये सवाल हो सकता है कि तुम लोग नीट से रिलेटेड तुमको ना लगे, बट मैं ये सवाल मेरे कुछ हैं तो मैं पूछ ले रहा हूँ। गवर्नमेंट जॉब में आप हैं, और सेटअप में अभी जब नए लोग आते हैं, आपके टाइम की जो एनर्जी थी और अभी के टाइम की जो एनर्जी है, क्या डिफरेंस दिखाई देता है आपको? अब जो नया वो आता है, मैं आपसे ट्रूथ एक्सपेक्ट करता हूँ, क्योंकि अब तक जो हमने इंटरव्यू में बातें करी हैं, आपने काफ़ी सारे जो सच है वो बोले, मैं सच जानना चाहता हूँ। क्योंकि हमारी जनरेशन जो है अभी, जो हमें जेनजी जो कहा जाता है, हमारी जनरेशन में एक चीज़ बहुत ज़्यादा कूट कूट के भरी हुई है। करेंगे तो बहुत ज़्यादा काम कर देंगे, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, ऐसा तो है हमारी जनरेशन में। तो बताएं अभी। बेसिकली चूंकि गवर्नमेंट सेटअप में एंटर होने का मैकेनिज्म और गेटवे एक ही है, सिलेक्शन कमीशन और UPSC, तो बच्चे तो नॉर्मली उसी माइंडसेट के आ रहे हैं, लेकिन चूंकि परीक्षा की प्रक्रिया बदली है, तो जो नई जनरेशन है उनका सोचने का तरीका थोड़ा अलग है, टेक्निकली ज़्यादा सोचते हैं, और वो चाहते हैं कि ऐसा स्मार्ट वर्क किया जाए कि एक ही बार अटेम्प्ट लें और वही चीज़ें बार बार इम्प्लीमेंट होती रहें, और वो अपने हिसाब से करते भी हैं आते के साथ। जैसे हम मैनुअल इनकम टैक्स कैलकुलेट करते थे,
लेकिन वो लड़का है उसने इतना सुंदर बना दिया एक्सेल पे कि सर ये देखो ये जो कोई न्यू टैक्स रिजीम में चाहेगा तो ऐसे उसका हो जाएगा कैलकुलेट अपने आप, और जो ओल्ड में चाहेगा तो उस टाइप का एक्सप्लोर तो बच्चे ये करते हैं। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें भी लगता है कि बहुत ज़्यादा तुम जल्दबाजी में रहते हो, क्योंकि कन्वेंशनल राइटिंग थोड़ा सा पसंद नहीं करते वो लोग। बट सरकारी जो सिस्टम है उसमें आप टेक्स्ट लिखने से बच नहीं सकते, वहाँ एमसीक्यू बेस्ड चीज़ें चलती नहीं, एक नोटिंग बनाएंगे, बच्चे आते हैं एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम से सेलेक्ट होके, तो थोड़ा सा वो रिलेक्टेंट होते हैं लंबी नोटिंग लिखने में। नोटिंग लिखनी है, नोटिंग का हरा कागज भैया, लकीर के इस तरफ चीजें होनी चाहिए। उन्हीं चीज़ों को स्टेबलाइज करने के लिए हम हैं, हम जैसे जैसे रिटायर होंगे धीरे धीरे ये कस्टमाइज हो जाएंगे, फिर ये अपनी जनरेशन को ट्रेन करेंगे उसी हिसाब से। अब आजकल इनकी रिगरस ट्रेनिंग भी होने लगी है, एक ISTM करके एक इंस्टीट्यूट है, तब हमारे समय इतना ज़्यादा वो पर्टिकुलर नहीं था वो इंस्टीट्यूट, मैंने बाद में बहुत लेट जाके फाउंडेशन कोर्स किया वहाँ से। बट अब ये बच्चे जैसे ही आते हैं, जैसे ही ज्वाइन करते हैं, इनकी इमिडिएटली एक फाउंडेशन कोर्स होता है, तो वहाँ पर जो इनमें जो कमियाँ जो एज ए स्टूडेंट लाइफ में रही होंगी वो सब दूर। वहाँ तो वो मानते नहीं ना, वो थोड़ा इंस्टीट्यूट है, बच्चे नए भी होते हैं, उस हिसाब से ये डरते भी हैं कि टीचर्स हैं सारे कि भाई यहाँ नहीं पास होगे तो हम आगे आपका वहाँ, ये थोड़ा ऐसे एक मान लीजिए कि थोड़ा सा एक स्कूल कॉलेज का माहौल उनको दोबारा दिया जाता है, और वहाँ पे वो चीज़ें उनकी कंप्लीट कराई जाती हैं जिसको वो छोड़ के आए होते हैं, तो नोटिंग में ठीक रहते हैं फिर उसके बाद। सही बात, नोटिंग में फिर हाँ, वो 45 दिन का एक रिफ्रेशर कोर्स है, वहाँ से करके आते हैं फिर ठीक हो जाते हैं। नोटिंग करना बहुत खतरनाक काम है यार, अगर तुम कभी किसी सरकारी सेटअप में जाओ। हाँ, थोड़ा कन्वेंशनल राइटिंग से बच्चे भागते हैं, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत बड़ा रेस क्वालिफाई करके आते हैं ना। 20-20 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, तो वहाँ पे गवर्नमेंट को एकदम टाइमली रिजल्ट देना है, तो वो क्या करेगी, उसको भी क्रीम ऑफ द मेरिट निकालना है, तो एक परीक्षा की एक प्रक्रिया है, वहाँ से टेस्ट होके आते हैं, बट दे आर गुड, ओबीडियंट तो होते हैं, जैसे बोलो वैसे करते हैं। सही बात। और अभी जो नई टेक्नोलॉजी आई है तो ये जो नई टेक्नोलॉजी आई है ये वाली, इसके बारे में आपके क्या ख्याल है? मतलब जो हमारी जो जनरेशन है, हमारी जनरेशन भी, आपकी जनरेशन भी, सब लोग ही लगे रहते हैं आजकल। तो ये तो हम अब क्या कहें सर, ये हमें भी एडिक्ट बनाते जाते हैं। तो इसमें कैसे लड़ते हैं फिर आप इससे? सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है आदमी, ये तो बात है। एक कमरे में भी 3 लोग बैठ करके अपने अपने मोबाइल में, तो थोड़ा सा सर वो कब ये चीज़ सस्पेंड हो गई, कब ये घुस गई ये चीज़, ये अपने आप को भी पता नहीं चला। और ठीक है, ये सर लाइफ प्रोसेस का हिस्सा ही मान के चलिए इसको आप जैसे लोग कहते हैं कि एक दिन का पूरा ही हटा ही दीजिए, बट 5 मिनट के लिए गुम हो जाएगा तो आपको सांस नहीं आएगी। मोबाइल अगर कहीं रख दिया आपने और 5 मिनट नहीं मिल रहा है तो यू आर हाफ विदाउट योर हैंडसेट। आपने मेरे से ना जो पूछा था कि पॉडकास्ट क्या होता है, तो मैंने आपको पॉडकास्ट का एक डेफिनेशन बताया था। पॉडकास्ट का एक रीज़न अभी के तौर पे एक ये भी है, 2 तरीके के फॉर्मेट्स अभी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। एक शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है जो 1 से 1.5 मिनट का कंटेंट होगा। एक लॉन्ग फॉर्म कंटेंट ऐसा है जो 2-2.5 घंटे का कंटेंट है, जिसे आप कान में लगाइए, सुनते रहिए, देखना ना देखना। जैसे हम दोनों अभी बात कर रहे हैं तो हमारी बातें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बजाय कि हमारे अगर लोग चेहरे देखें या हमारी चीज़ों पर गौर करें कि हम कैसे एक्सप्रेशंस दिखा रहे हैं, वो सब चीज़ें नहीं, बट हमारी वॉइस पे बहुत ज़्यादा लोगों का उस पर ध्यान है। तो कहीं ना कहीं जो है पॉडकास्ट एक एस्केप है आपके मोबाइल से निकल के थोड़ा ज़्यादा देर तक किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर फोकस करने के लिए। तो इसीलिए मैंने कहा कि पॉडकास्ट जो है वो लोगों को इस तरीके से फ़ायदा कर सकता है। तो सर कोई फाइनल एडवाइस जो आप देना चाहते हो पेरेंट्स को, उनके बच्चों को कैसे वो कामयाब बना सकते हैं, किस तरीके से अपने बच्चों का साथ देते हुए उन्हें एक अच्छे कॉलेजेस में या अच्छे करियर की तरफ मोड़ सकते हैं? सर इसमें फाइनल एडवाइस तो यही है कि कंप्लीटली बच्चे के साथ खड़े रहें आप। जितना ज़्यादा उसके सक्सेस में उतना ही ज़्यादा उसके फेलियर में, क्योंकि पूरी सोसाइटी एक तरफ है और फादर मदर एक तरफ है। बच्चे को ये लगे
और पेरेंट्स को भी लगे कि अगर मेरा बच्चा फेल हुआ है तो मैं भी फेल हुआ, और मुझे ठीक वैसे ही सोचना है जैसे मेरा बच्चा सोच रहा है। अपने बच्चे से अलग कोई सोच नहीं रखनी। समाज के साथ जिस दिन आप खड़े हो जाएंगे कि अरे ये इतना दिया, इसको इतना किया, इसको फिर भी लटक गया, ये है वो है, तो फिर अवे फ्रॉम द सोसाइटी यू हैव टू स्टैंड विथ योर चाइल्ड इन हिज सक्सेस, इन हिज फेल्योर। और एक प्लान बी रखने से ठीक रहता है। प्लान बी रखने से ठीक है कि बहुत कोशिश करने के बाद भी कुछ, फैज़ अहमद फैज़ की एक कविता है कि हो न सका हर धारे में कुछ अनदेखी मझधारें थी। में भी 1-आधा% चांस रह जाए कि बच्चा लाख कोशिशों के बाद भी, क्योंकि बहुत सारे ड्रॉप आउट जो मार्जिनली रह जाते हैं, नहीं हो पाता है, तो एक प्लान बी रखें तो ज़्यादा अच्छा होता है। अपने मन में रखें या बच्चे को बता के रखें। मेरे पास भी था एक प्लान बी कि भाई जो DU से जो दूसरी जो फार्मर रिलेटेड लाइंस होती हैं, बट वो डिस्कस था, वेल डिस्कस था बच्चे से, सॉरी AG, चूँकि बॉटनी अगर ठीक ठाक है तो एग्रीकल्चर साइड में, तो वो एक वेल डिस्कस प्लान था कि बेटा नहीं होगा तो इसको कर लेंगे, लेकिन उस कभी वैसी नौबत नहीं है। थोड़ा सा अपने फियर को कम करने के लिए एक प्लान बी अगर आपके पास है तो वो थोड़ा सा फियर को थोड़ा कूल डाउन करता है। नाइस नाइस, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू उपाध्याय जी, आपने हमें इतना समय दिया और इतनी सारी बातें हम लोगों ने करी। इवन पेरेंट्स पॉडकास्ट होता है वही है कि बच्चों के बारे में, उनकी नीट की जर्नी के बारे में पेरेंट्स से बात करें, बट इतने इंटरेस्टिंग इनकी लाइफ रही है कि मैंने थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करी इनके बारे में भी, और मतलब मैं रोक नहीं पाया उस चीज़ में खुद को। तो होपफुली आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। होपफुली जो पेरेंट्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उन्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा कि किस तरीके से अपने बच्चों को जो है वो टॉपर बनाया जाए, टॉपर नहीं तो एक अच्छा इंसान बनाया जाए, किस तरीके से वो अपने पूरे सेटअप में कैसे आप अपने बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। धन्यवाद।